हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे इतिहास। ठीक है, इतिहास के 2 चैप्टर हम अपने वीडियो पे अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से ये तीसरा लेक्चर हमारा है जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है, आइए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कहाँ से आई और कैसे इसका उद्गम हुआ और कहाँ पे ये फली फूली, ये आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगर हम इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान का दौरा किया और इन्होंने एक अपनी पत्रिका थी जिसका नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। ठीक है, क्या नाम था? नरेटिव ऑफ जर्नी। इसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान पे कोई ना कोई सभ्यता जरूर थी। आगे इन्होंने ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि इनका मकसद था कि एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ यात्रा करना था। ठीक है, अब इसके आगे अगर खोज की आगे बात करें तो जो ये चार्ल्स मैसन जी थे, ये 1826 ईस्वी में इन्होंने बताया था। उसके बाद आए बर्टन बंधु। बर्टन बंधु ने 1856 में पाकिस्तान के कराची और लाहौर के बीच में रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी। तब ये दो भाई थे बर्टन बंधु, जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। दोनों इंजीनियर थे। इन्होंने इसके खुदाई के दौरान इन्होंने कुछ पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले इनको, जिससे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता का उद्भव हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें तो इन्होंने ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये एक इंजीनियर थे। इनका काम था रेलवे लाइन को बिछाना और इन्हें इसमें जो इनको ईंट प्राप्त हुई, ये अपने रेलवे पटरी में इसका यूज करके और अपने काम को आगे बढ़ा दिया, ज्यादा आगे जानने की कोशिश नहीं की। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, ये भारतीय पुरातत्व के हेड थे। कब से कब तक? 1853 से 1856 के बीच में। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई साक्ष्य के अनुसार इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आगे जाना गया। ठीक है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की, बस इन्होंने थोड़ा सा बताया कि 1853 और 1856 के बीच में इन्होंने जब अपने कार्यकाल के दौरान खुदाई करवाए तो इनको कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए और इन्होंने बताया कि यहाँ कोई सभ्यता थी। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा या सबसे एक्सप्लेन करके जिन्होंने बताया उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल एक ब्रिटिश के व्यक्ति थे। इन्होंने 1921 में इनके कार्यकाल के दौरान दो इनके मेन व्यक्ति थे जो इनका कार्यभार संभालते थे, जिनका पहला नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने, दयाराम साहनी जी ने खुदाई के दौरान पता किया कि हड़प्पा नामक कोई सभ्यता है, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की, तब हमारा जवाब क्या होगा? दयाराम साहनी। और उसकी अगर आगे बात करें तो एक और लोग थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी जी ने भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किया और इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया है अभी है। ठीक है, अगर आगे बात करें इसकी कार्यकाल की, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल की बात करें, ये कब से कब तक था, तो इसके लिए काफी सारे इतिहासकारों में मतभेद है। अगर हम एक एक को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले आए थे सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व के हेड थे। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो इनके अनुसार अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो 3250 से 2750 के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग केमिस्ट्री में अगर आप कार्बन 14 पद्धति अगर आप लोग पढ़े हो तो कार्बन पद्धति के अनुसार हम किसी भी जीवाश्म के एज को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको कार्बन सी पद्धति के अनुसार, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी डीपी अग्रवाल जी ने दिया था, इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था 2300 से 1750 के बीच में माना जाता है। कब से कब तक? 2300 से 1750 के बीच में माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए
कि कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी, तब हम बताएंगे 2300 से 1750 के बीच में। तो काफी सारी इतिहासों में इसको कार्यकाल को लेके मतभेद है। तो अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है उसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसका कार्यकाल 2500 से 1700 BC के बीच माना गया है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो आगे जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है नामकरण। अगर इसकी नामकरण की बात करें तो इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहते क्यों हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी और सिंधु नदी के सहायक नदियों के आसपास फली फूली थी, तो इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती के आसपास भी फली फूली थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था सिंधु सरस्वती सभ्यता। आगे बात करें तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहास में यह चला आया है कि अगर कोई भी सभ्यता की खोज होती है तो जिस स्थल के सबसे पहले खोज होती है तो उसी के नाम से उसका नाम पड़ जाता है। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी उद्भव की बात करें, उद्भव का मतलब होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस जात के लोग थे, कहाँ के थे और कहाँ से आए थे। ठीक है, तो अगर इसकी उद्भव की बात करें तो यहाँ पे दो मत आते हैं, एक विदेशी मत और एक स्थानीय मत। अगर विदेशी लोग जो थे उन्होंने विदेशी मत को प्रायोरिटी दी थी, और जो स्थानीय लोग थे या हमारे भारत के लोग थे उन्होंने अपने स्थानीय लोग के पक्ष में आए। ठीक है, तो अगर हम इसको समझने की बात करें तो जैसे यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पे होगी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पे थी हमारी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और ये मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में यहाँ पे एक छोटी सी सभ्यता थी जिसके नाम से हम जानते हैं सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो इनके अनुसार जो सुमेरियन लोग थे वो क्या किए थे कि सुमेरियन लोग आके यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में बसे थे और इसको अपना नाम दे दिए थे। ये मत था विदेशी मत का। ठीक है, जो विदेशी लोग थे जैसे हमारे थे सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी। ठीक है, अगर इसके आगे की हम बात करें तो एक मत होता है स्थानीय मत। ये हमारे देश के जो लोग थे उनका मत स्थान का था। ठीक है, तो जो ये बताए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो द्रविड़ जात के लोग थे। कौन से लोग थे? द्रविड़ जात के लोग। ये कौन बताया था? राखल दास बनर्जी, जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किए थे, और एक इंडियन थे राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की भी खोज की थी। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी जी ने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो थे हमारे द्रविड़ जात के लोग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि द्रविड़ जात के लोग किनके अनुसार, तब हम कहेंगे राखल दास बनर्जी के अनुसार। अगर इसके आगे बात करें तो जो TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप, ये दोनों इंडियन लोग थे, और इन्होंने स्थानीय मत को प्रायोरिटी दी और ये बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आर्य थे। लेकिन आर्य को बहुत कम इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वैदिक काल में आर्य लोग आए थे। तो जब आर्य लोग आए थे, आर्य लोगों को ये पता था कि हम पक्के घर कैसे बनाते हैं, पक्की ईंटों के घर कैसे बनाते हैं, या नालियां कैसे बनाते थे। तो आगे चल के वैदिक काल में किस प्रकार से वो लोग झुग्गी और झोपड़ी में रहते, इसलिए इसको बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, अगर हम इसका एक रिवीजन के तौर पे बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज चार्ल्स मैसन ने की थी, जो 1826 में इन्होंने अपने एक पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नी में बताया। उसके बाद दो भाई बर्टन बंधु आए जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने 1856 में बताया। ठीक है, और आगे चल के जो शोध किए उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 1853 और 1856 के बीच में 4 बार अपने साक्ष्य के अनुसार इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। ठीक है, जो
जो उसके आगे की बात करें तो सर जॉन मार्शल 1921 में इनके नेतृत्व में 2 लोग काम करते हैं। दयाराम साहनी ये हड़प्पा की खोज किए और रखलदास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, अगर इसके काल की बात करें तो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 के बीच में, और डीपी अग्रवाल के अनुसार या कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार अगर हम बात करें तो 2300 से 1750 के बीच में माना जाता है, जो अभी तक एग्जाम में आया है। अगर मुख्य रूप से इसकी बात करें तो 2500 से 1700 BC के बीच में इसको माना जाता है। अगर इसके नामकरण की बात करें तो सिंध नदी के आसपास ये फली फूली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, और सरस्वती नदी किनारे भी फली फूली थी, इसलिए सिंध सरस्वती सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहला स्थल जो खोज हुई थी उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके उद्भव की अगर हम बात करें तो ये 2 मत थे हमारे, विदेशी मत और स्थानीय मत। जो विदेशी मत थे ये बताए थे कि ये सुमेरियन लोग आके सिंधु घाटी सभ्यता में बसे थे और इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये किसके अनुसार था? मार्शल, सर जॉन मार्शल, व्हीलर और चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, अगर हम अपने देश की बात करें या फिर स्थानीय मत की बात करें तो राखलदास बनर्जी जी ने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो द्रविड़ जात के लोग थे। अगर टी रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप की बात करें तो इन्होंने बताया कि आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता में थे। ठीक है, जबकि आर्य लोग को बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि आर्य लोग तो वैदिक काल में आए, और जब वैदिक काल में आए इनको पक्के घर और पक्के ईंटों से बने घर बनाना जानते थे, तो ये लोग झोपड़ी में क्यों रहते, इसलिए बहुत कम इसको प्रायोरिटी दी जाती है आर्य लोग को। अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है तो ये द्रविड़ जात के लोग, जो राखलदास बनर्जी जी ने बताया था। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज कब हुई तो 1921 में। कौन किया? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया? राखलदास बनर्जी। ठीक है, अगर कार्बन पद्धति के अनुसार पूछा जाए तो 2300 से 1750 इसका कार्यकाल माना जाएगा। अगर एग्जाम में 2500 से 1700 दिया रहे तो हम इसको टिक करेंगे 2500 और 17 के बीच में। ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो अगर स्थानीय मत के अनुसार ये कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो हमारे कौन से जात के थे? द्रविड़ जात के लोग थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में कि क्या विशेषता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी होता है शहरीय सभ्यता। ठीक है, शहरी सभ्यता माने पक्के मकान थे, पक्की नालियां थी और गड्ढे गुड्ढे नहीं थे और पानी आसानी से निकल जाते थे, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? नगरीय सभ्यता या फिर शहरीय सभ्यता भी कहीं कहीं लिखा रहता है, शहरीय सभ्यता। ठीक है, शहरीय सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता अगर पूछा जाए, ग्रामीण सभ्यता या शहरी सभ्यता, ऐसे ऑप्शन करके आता है क्वेश्चन में, तो हम इसका हमारा आंसर क्या होगा? ये नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगर दूसरी विशेषता की बारे में बात करें तो ये है हमारी कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के दौरान हम कांसा क्या होता है? कांसा हमारा तांबा और प्लस टिन का बना होता है। तांबा और टिन का बना होता है कांसा। तो इस सभ्यता के लोग अधिकतर कांसे की धातु का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो आता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। हम पढ़ाए थे 3 काल पढ़ाए थे, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसके दौरान हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जब हम प्रागैतिहासिक काल बताए थे तो प्रागैतिहासिक क्या, इसमें केवल पुरातत्व हमारे थे, कोई लिखे साक्ष्य नहीं थे, इसलिए हम इसको प्रागैतिहासिक कहते थे। उसके बाद बताए थे आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्या होता है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा पाया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें अभी भी कहीं पे चित्रात्मक लिपि लिखी हुई है और उसको पढ़ा जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। आदि ऐतिहासिक का मतलब ही होता है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उस साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। ठीक है, और चौथे अगर विशेषता की बात करें तो शांतप्रिय सभ्यता। क्या? शांतप्रिय सभ्यता। शांतप्रिय सभ्यता इसलिए नाम से जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के खुदाई के दौरान अभी तक कोई अस्त्र शस्त्र या फिर कोई किसी भी प्रकार के डैम या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारे पास नहीं मिले, इसलिए हम इसको
इस प्रकार से जानते हैं कि जब अस्त्र शस्त्र नहीं मिला तो यहाँ के लोग जो थे शांत प्रिय थे। ठीक है। और आगे बात करें तो व्यापार प्रधान, अधिकतर हम लोग देखते हैं कि शहर में या फिर नगर में हम कृषि और पशुपालन के कम रहते हैं, लेकिन हम ज्यादा व्यापार पे रहते हैं। ठीक है। तो शांत व्यापार प्रधान सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं कि यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता था, कृषि और पशुपालन को कम दिया जाता था। जैसे अभी इस टाइम के शहरों और नगरों में क्या होता है कि कृषि और पशुपालन को कम महत्व दी जाते हैं और व्यापार को अधिकतम महत्व दी जाती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो विस्तृत सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम इसको, ये जो पूरा विस्तृत सभ्यता थी, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना मिस्र की सभ्यता और प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता मिला के होता है, उसका 12 गुना हमारी है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह एक विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें तो हम इस मैप के अकॉर्डिंग हम इसकी विस्तार की बात करेंगे। ठीक है। इसका विस्तार कहां से कहां तक था, ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका विस्तार हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान और इस समय इंडिया के में मिलते हैं। ठीक है। अगर हम भारत, ये हमारा है क्या, भारत, ये हम भारत का मैप बना दिए हैं। ठीक है। इंडिया, ठीक है। इंडिया के एक जम्मू और कश्मीर में एक स्थान था मांदा। जो मांदा स्थल पाया गया वो चिनाब नदी के किनारे पाया गया। ठीक है। और इसको अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो हम इसको कहेंगे जम्मू और कश्मीर। ठीक है। और एक यूपी में पाया गया आलमगीरपुर, ये इस समय यूपी में पाया जाता है और ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है। तो हम इसको एक त्रिभुजाकार आकृति में देख सकते हैं। ठीक है। इस टाइप का देख सकते हैं। तो और यहाँ पे बलूचिस्तान में एक स्थान था हमारा सुतकांगे डोर, जो स्थल हम सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में पाया गया, इसको हम ये था दास्क नदी के किनारे। ठीक है। एग्जाम में यही करके पूछा जाता है कि जो मांदा था वो किस नदी के किनारे था, तो हम कहेंगे चिनाब नदी के किनारे था और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर आलमगीरपुर की बात करें तो ये यूपी में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। और एक स्थल यहाँ पे पाया गया महाराष्ट्र में, जिसका नाम था दायमाबाद जो था ये गोदावरी के सहायक नदियों के आसपास है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से 4 प्रकार के देख सकते हैं स्थल। ठीक है। पहला जो है सुतकांगे डोर, जो हमारा बलूचिस्तान में है दास्क नदी के किनारे, और दूसरा जो है मांदा, ये हमारा है चिनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर में, और तीसरा आलमगीरपुर जो इस समय यूपी में है। ठीक है। और ये हमारा है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। और उसके आगे बात करें तो एक स्थल जो मुंबई में महाराष्ट्र में पाया गया। ठीक है। महाराष्ट्र में जो स्थल पाया गया उसका नाम था दायमाबाद कहाँ पे पाया गया, ये गोदावरी नदी के सहायक नदियों के आसपास पाया गया, इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये गोदावरी नदी के किनारे पाया गया। ठीक है। तो अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब ये धीरे धीरे जैसे इसकी खोज होती जा रही है वैसे वैसे इसका एरिया जो है बढ़ता जा रहा है। कभी किसी बुक में 15 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया, कहीं पे 13 किलोमीटर, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में 13 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया। अगर हम इसकी पूरब से पश्चिम की बात करें तो इसकी दूरी जो है हमारी 1600 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 1600 किलोमीटर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अगर हम इसको पूरब से पश्चिम की बात करें तब ये 1600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। अगर इसकी बात हम करें उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें या फिर ऊपर से नीचे की बात करें तब ये 1400 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज जाने कि इसकी खोज कैसे हुई, इसका काल क्या था, इसका उद्गम क्या था। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी और इसका विस्तार भारत में
पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ पे है, ये चीज़ हम जाने। और आगे जिस वीडियो में हम आगे वीडियो जब लेके आएंगे तो हम बताएंगे कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और प्रमुख साक्ष्य हमारे क्या क्या वहां से प्राप्त हुए। ये वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।